नमस्कार, मैं हूं त्रिदीप रमन। ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के कोल ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री पीयूष गोयल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब भाजपा का इस बार कैंपेन डिज़ाइन हो रहा था तो आपकी बड़ी महती भूमिका थी पूरे कैंपेन को डिज़ाइन करने में, उसको एक मुकम्मल पहचान देने में, और अच्छे दिन के आपने सपने दिखाए थे लोगों को। और जो वे उपचुनाव हुए उसके नतीजे आए हैं, तो आपको क्या लगता है वो सपने उस तरह मुकम्मल नहीं हो पाए? आप अगर चैनल लगाने जाते हैं तो क्या 3 महीने में पूरा चैनल बन जाता है, उसकी पूरे देश भर में रीच हो जाती है? ऐसा तो संभव होता नहीं है। स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य को जब हम लेते हैं, और ख़ास करके जब अर्थव्यवस्था और लगभग जैसा जैसा हम सरकार में एक एक कागज़ एक एक फाइल खोल के देख रहे हैं, पूरे देश की जो परिस्थिति है, जो नीतियां हैं, उसके पीछे उनकी क्या नीयत थी वो सामने आ रही है। तो हम ऐसे गंभीर प्रश्नों से उलझ गए हैं कि देश को सही पटड़ी में लाने के लिए मैं समझता हूँ 3 महीने जो आज पूरे हो रहे हैं वो बहुत कम। सर, क्या जनता को अभी और भी इंतज़ार करना होगा अच्छे दिन के लिए? स्वाभाविक है ना। कोई भी अगर जैसे आप कोयले में इतना भ्रष्टाचार करो और 4 साल से कोयले के प्रोडक्शन को ठप करके रखो, तो बिजली तो हवा में से कोयला आके पैदा नहीं हो जाएगी। स्वाभाविक है कि अगर देश भर में औद्योगिकरण एकदम बंद हो और देश की अर्थव्यवस्था 4%, 4.5% पे आ गई हो उसकी बढ़त, तो उसको ठीक करने के लिए 3 महीने में तो बढ़त 4% से 10% नहीं होगी। सर, मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की बहुत सारी बातें होती है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ऐसी तमाम बातें हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या है ये मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग? मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इज़ कि वो सबसे पहले तो आपको एम्पावर करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आपकी काबिलियत पे विश्वास करते हैं। और अगर आप में काबिलियत नहीं हो तो वैसे मंत्री ही नहीं बनाते हैं। तो काबिलियत पे विश्वास रखने के बाद उनका मानना है कि अगर हमारी नीयत साफ हो और हम नीतियों पे फोकस करें कि सही नीतियों पे सरकार चले, तो मेरे ख्याल से जल्द से जल्द चीज़ों को ऐसा बनाया जा सकता है कि वो ऑटो पायलट पे ग्रोथ और ऑटो पायलट पे अच्छे कार्यक्रम जनता तक पहुंचेंगे। सर, लेकिन यूपीए सरकार, जो 2 सरकार थी यूपीए 2, उसको भी ऐसा भ्रम था कि वो पूरी सरकार ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। नहीं, उनकी ऑटो पायलट मोड और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इस ऑटो पायलट मोड पे नियंत्रण भी रखा जाता है। हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम देखें कि सरकार में भ्रष्टाचार ना हो। हम सब पे नियंत्रण है कि फाइलें समय पे, निर्धारित समय के अनुसार ख़त्म, फैसले लिए जाएं। हमारे ऊपर सब पे एक जिम्मेदारी है कि कैसे सामान्य आदमी के ऊपर अन्याय ना हो, सामान्य आदमी के ऊपर लाभ हो सरकारी नीतियों का। पीयूष जी, अभी आपका एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो आपने उसमें बताया था कि टिहरी बांध ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है, वो बता रही थी कि कैसे भगीरथी पे अगर डैम नहीं होता तो हरिद्वार और ऋषिकेश का नामो निशान मिट सकता था। तो क्या है ये पूरा मामला? ऐसा है कि जब बहुत बड़ा तूफान आया और बहुत बारिश हुई, तो 2 नदियों का फ्लो एक साथ मिलके हरिद्वार, देवप्रयाग और ऋषिकेश की तरफ जाता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई तब एक नदी से तो पूरा फ्लो आया, दूसरी नदी पे तहरी डैम होने की वजह से उसका फ्लो कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ किया गया, जिससे कम पानी आया और देवप्रयाग और हरिद्वार और ऋषिकेश इतना पानी से नहीं डूब गए कि वो पूरे शहर ही ध्वस्त हो जाते। अगर ये दोनों नदियों का फुल फ्लो आता तो ये आज तीनों शहर ध्वस्त हुए होते। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो दोहन है या उसका इस्तेमाल उस कदर नहीं हो पाया। पंडित नेहरू के ज़माने में भाखरा नंगल डैम बना था, आज भी वहाँ बिजली की लागत 96 पैसे के आसपास आ रही है। तो फिर क्यों नहीं इसका एक्सटेंशन हो रहा है या इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस दिशा में सोचा जा रहा है? पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जितना मैक्सिमम अवेलेबल वाटर फ्लो है उसको हर हाइड्रो प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक ही जो जैसे गुजरात की एक तकलीफ थी कि नर्मदा की डैम की हाइट नहीं बढ़ाने दे रही थी यूपीए सरकार कई वर्षों तक,
हमारी सरकार ने आते ही वो निर्णय लिया, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में बिजली का भी निर्माण बढ़ेगा, इरिगेशन सिंचाई भी काम सुधरेगा, और महाराष्ट्र, गुजरात, हर एक राज्य को जिनको उसका लाभ मिलता है उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा होगा। पर सर, आपकी सरकार में ही कई मंत्री ऐसे हैं जो ऐसे डैम्स का विरोध करते हैं, मसलन उमा भारती जी। नहीं, उमा भारती जी कोई ऐसे डैम का विरोध नहीं करते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है कि अविरल नदियां ये देश की एक प्राथमिकता रहनी चाहिए, और मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। हम कोई डैम बनाएं या हाइड्रो पावर जनरेट करें, उसके पीछे ये परमिशन नहीं हो सकती है कि नदियां ही सूख जाएं। तो अविरल नदी बहे, ये भी एक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पीयूष जी, बारिश की कमी हो रही है, इस बार बारिश बहुत कम है, तो तमाम पावर यूनिट्स में कई यूनिट्स बंद पड़ी हैं, कोयले की कमी है, कैसे पार पाएंगे आप इन सारी? आपने आंकड़े तो देखे ही होंगे। अगर हम अब अप्रैल से जुलाई का पीरियड देखें तो इस पीरियड में देश में बिजली की उत्पादन 11.25% बढ़ा है। कई वर्षों के बाद है कि जब बिजली का उत्पादन बढ़ा हो इस देश में। और अगर सिर्फ कोयले का देखें, क्योंकि बारिश की कमी हुई और हाइडल में जनरेशन कम हुई, तो कोयले से हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 15% हुआ है। और जून और जुलाई सिर्फ 2 महीने देखें, हमारी सरकार 26 मई को आई, उसके बाद 2 पूरे महीने हुए हैं जून जुलाई। जून जुलाई में आपको खुशी होगी सुन के कि कोयले के उत्पादन से बनाई हुई बिजली 20% बढ़ी है, और ये डोमेस्टिक कोल, भारत के अंदर निकाला गया कोयले में से। लेकिन पावर प्लांट्स और कोल कंपनीज के बीच एक तरह की जंग छिड़ी है कोयले की गुणवत्ता को लेकर, और मुझे याद है आपने संसद में एक बयान दिया था कि कैसे आप क्रशर लगाएंगे और कोयले की वॉशिंग कराएंगे और तमाम तरह के आप कारगर उपाय, क्या सोच रहे हैं इस दिशा में? हमने तो हर एक चीज़ कार्यान्वित किया है। हमारी कोई सोच नहीं है, हमारे कार्य हैं। हमने क्वालिटी के ऊपर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नॉमिनेटेड बाय द परचेजर, आज जो खरीदता है कोयला, और मेरे मंत्रालय में हर एक को ये निर्देश है, कस्टमर इज किंग। अब पावर प्लांट कोयले का कस्टमर है, डिस्कॉम पावर प्लांट का कस्टमर है, औद्योगिक फैक्ट्रियां या किसान या घरेलू लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कस्टमर है। हम सबको अपने अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना होगा। इसी कड़ी में कोयले की कंपनियों में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जो परचेजर नियुक्त करेगा वो इंस्पेक्ट करेगा, तो ये जो डिस्प्यूट चलता है सालों साल से कोयले की क्वालिटी का, ये खत्म होगा। कई जगह से लोग कहते थे कि पत्थर आते थे कोयले के बदले, बड़े बड़े बोल्डर्स, तो क्रशिंग मैंने कंपलसरी कर दिया है -100 तक। 100 mm से बड़ा कोई पीस जाएगा नहीं, और दिसंबर 31 तक सभी प्लांट माइंस पे क्रशर्स लग जाएंगे। वॉशिंग कंपलसरी कर दिया है, 750 किलोमीटर से अधिक जो कोयला जाएगा वो 34% से कम ऐश कंटेंट वाला कोयला हो। पीयूष गोयल जी से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे सी ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास मुलाकात में। आज हमारे साथ केंद्रीय ऊर्जा, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री पीयूष गोयल जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, पावर टैरिफ का बोझ है उपभोक्ताओं पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, जबकि बिजली कंपनियों पर सरकार का करोड़ों बकाया है। अकेले दिल्ली की बात करें तो 25,000 करोड़ का बकाया है। तो आप रेगुलेटर को सख्त क्यों नहीं बनाते? बकाया वसूली को लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। मैंने जब मंत्रालय संभाला तभी मुझे बताया गया कि भाई रेगुलेटर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इनके ऊपर कोई निर्देश नहीं दे सकते, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। फिर भी मैंने उनसे चर्चा की, अनौपचारिक रूप में उन सबसे, उनके फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की एक मीटिंग में करीब 4-5 घंटे विस्तार में प्रदेश, स्टेट बाय स्टेट, मतलब एक एक फोरम ऑफ रेगुलेटर में हर स्टेट से लोग आए थे, एक एक के साथ चर्चा की भरी ओपन फोरम में। उनकी क्या समस्या है, उनके क्या सुझाव हैं मुझे कि देश में कैसे स्थिति को सुधारा जाए, और मेरी तरफ से भी कुछ थोड़े बहुत सुझाव उनके सामने मैंने रखे हैं
किस प्रकार से हमें देश भर में T&D लॉसेस पे कंट्रोल करने का एक फोकस्ड एफर्ट करना है, किस प्रकार से मीटरिंग सिस्टम्स इंप्रूव करनी है। गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट है सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फीडर, जो एग्रीकल्चर और फार्मर को अलग लाइन से बिजली दे सके, ऐसे अन्य अन्य विषयों पे बड़ी विस्तार से उनसे मेरी चर्चा हुई है। उसके बियॉन्ड मैं कोई उनको निर्देश नहीं दे सकता। सर, मंत्री बनते ही आप सबसे पहले गुजरात के दौरे पर गए और वहाँ के ऊर्जा सेक्टर को लेकर आपने बहुत अध्ययन किया। 24/7 24 घंटे बिजली मिल रही है वहाँ लोगों को, और NCR और दिल्ली जैसे क्षेत्र में इतनी लोड शेडिंग, आखिर ये बीच का अंतर कहाँ है? देखिए, सम्मान्य प्रधानमंत्री जी की को मैं बधाई दूंगा कि गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कम समय में गुजरात के लोगों को 24 घंटे 7 दिन बिजली दी। आपको ताज्जुब होगा जान के कि गुजरात की बिजली की प्रोडक्शन 3 गुना हो गई उनके कार्यकाल में। साथ ही साथ जो बिजली के दाम हैं, जो पूरे देश में जितने प्रतिशत बढ़े हैं उस 12 वर्षों की अवधि में, उसमें सबसे कम गुजरात में बढ़ा है। तो उन्होंने उपभोक्ता को भी बोझ ना हो तो दाम कम रखे। उन्होंने अपनी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई, जिससे ज़्यादा मात्रा में उनके नियंत्रण में रहे कि बिजली की आउटपुट भी उनके कंट्रोल में रहे। उन्होंने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे फोकस किया, जो आज देश की सबसे बड़ी कमी है, पर गुजरात में बड़े खूबसूरती से बनी है। वहाँ कोई डीजल जनरेटर सेट से काम नहीं करता है, वहाँ कोई इन्वर्टर नहीं खरीदता है। और आज जबकि देश का नेशनल एवरेज 914-930 यूनिट प्रति पर कैपिटा साल भर में इस्तेमाल होता है, गुजरात में उसका डबल है। पीयूष जी, 2,500 करोड़ के घाटे में थी गुजरात की जो कंपनी है बिजली की, अचानक से 500 करोड़ के फायदे में आ गई। ये क्या पूरा मामला है? अचानक तो देखिए कुछ नहीं होता है, उसके पीछे मेहनत लगती है, उसके पीछे ईमानदारी लगती है, और उसके पीछे अच्छी दूरदृष्टि लगती है। आम आदमी पार्टी ने कई क्रांतिकारी सुझाव दिए थे दिल्ली में कि CAG ऑडिट हो, बिजली की चोरी रोकी जाए, तो उसमें से कुछ बातें क्यों नहीं अमल करते हैं आप? क्रांतिकारी सुझाव हैं या क्या है, वो तो आपका एडजेक्टिव हो सकता है। मेरे हिसाब से तो उन्होंने बातचीत करी, लेकिन जो अमल किया उसमें जब मैंने बाद में देखा तो मुझे ध्यान में आया कि ये जनता को एक तरीके से गुमराह करने वाले काम किए। जैसे कि उदाहरण पे आप CAG ऑडिट की बात देखें। अब इन्होंने CAG ऑडिट ऑर्डर किया है 2002 से अभी तक का। CAG कहते हैं कि 2002 से रिकॉर्ड दो, तभी हम शुरू करेंगे CAG ऑडिट। मैंने पता लगाया, मालूम पड़ा कि रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है, या दिए नहीं जा रहे हैं, या जो भी है। मैंने एकदम निर्देश दिए, कंपनियों को बुला के डांटा, दिल्ली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को टास्क पे लिया कि क्यों नहीं हो रहा है। अब कहते हैं कि तब तो हमें मालूम नहीं था ऑडिट होने वाली है। 8 साल की अवधि के रिकॉर्ड रखना कानूनी रिक्वायर्ड है, तो 2002 के रिकॉर्ड है नहीं। मुझे तो सस्पिशन है कि जान के ऐसा कदम लिया गया जिससे जो ऑडिट हो सकता है, जिसके रिकॉर्ड है, और जहाँ पे संभावना है कुछ गलत काम हुआ हो जिसकी वजह से लॉसेस बढ़े हैं, उस पीरियड को तो हम ऑडिट कर नहीं पा रहे हैं। पीयूष जी, कई जो आपके PSUs हैं उनको मुखिया नहीं मिल पा रहे हैं। CIL का जो है वो तेलंगाना लेकर चला गया अपने साथ। NHPC के जो आपके हेड थे उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं, तो क्या वजह है, क्या चल रहा है? ये एक सरकारी प्रक्रिया है जिससे PSUs के सिलेक्शन होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें कई बार तो ऐसा मैंने पाया कि जब फाइलों को देखा डिटेल में, कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है तो कोई ना कोई उस पर विजिलेंस का केस फाइल कर देता है और उसको रोक देता है। शायद इसमें कुछ मात्रा में षड्यंत्र हो आपसी। तो मैंने कुछ विचार रखे हैं कैसे इसको चेंज करा जाए, और हो सकता है कुछ लोगों को सिलेक्ट करके अपॉइंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये तकलीफ वास्तव में विरासत में मिली है, पर उसका समाधान भी मैं जल्दी करूँ। सर, कोयला क्षेत्र के निजीकरण के कितने पक्ष में हैं आप? मेरे ख्याल से मैंने पहले भी कई बार ये विषय पे कहा है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मैं समझता हूँ ओनरशिप से तय नहीं होता है कि कंपनी अच्छी चलेगी कि नहीं, मैनेजमेंट से तय होता है। सर, कृषि क्षेत्र में बिजली पे सब्सिडी मिले, कितने आप इसके पक्षधर हैं?
मैं समझता हूँ एकदम ज़रूर मिलनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में आज बड़ी समस्याएं हैं। हमारे किसानों के ऊपर काफ़ी बोझा है। अभी तक हम देश में किसानों को पानी पूरे वर्ष दे नहीं पाते हैं। उनके ऊपर बारिश का पूरा प्रभाव रहता है। मैं समझता हूँ आज भी भारत का किसान पिछड़ा है। भारत के किसान के साथ अन्याय हुआ है सालों साल। सर, जो गैस बेस्ड प्लांट है उस पे इंपोर्ट पे निर्भरता बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे कम किया जाए? तो वास्तव स्थिति है कि भारत में गैस कम है। मैं उम्मीद करूंगा कि गैस का उत्पादन बढ़े और जल्द बढ़े, जिससे पावर प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में गैस मिले, वो चल पाएँ और देश की बिजली का उत्पादन भी बढ़े। सर, आपने मंत्री बनने के बाद एक नया जुमला दिया, रियल टाइम ग्रिड मॉनिटरिंग और 100% मीटरिंग। क्या है ये पूरा मसला? ग्रिड मॉनिटरिंग तो रियल टाइम हो रही है, जिसमें पूरे देश का हर एक पावर प्लांट का आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन इसी कार्यालय से मॉनिटर होता है, जिससे ग्रिड की स्टेबिलिटी पे विशेष ध्यान दिया जा सके। और जिस प्रकार का 2012 में ग्रिड कोलैप्स हुआ था, पूरे भारत को, आधे भारत को अंधेरे में कर दिया था, उस प्रकार का ग्रिड कोलैप्स ना हो, उसके लिए वो रहता है। अब हमने एक कोल मॉनिटरिंग भी, सेंट्रलाइज कोल मॉनिटरिंग का भी एक योजना बनाई है कि देश भर में कोयले का उत्पादन, कोयले का ट्रांसपोर्ट, कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन, कोयले का स्टॉक, वो पूरा मैप होके वो भी मॉनिटर किया जाए। स्मार्ट मीटरिंग देश में ये करेगा कि उससे हर घर पे अच्छा मीटर हो, उसकी कंजम्पशन, उसकी आउटपुट कितनी इस्तेमाल हो रही है वो मॉनिटर हो, और उसमें से जो रीडिंग है वो डायरेक्टली कंप्यूटर में फीड होगी, कोई व्यक्ति को नहीं जाना। पीयूष गोयल जी से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे सी ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास मुलाकात में। आज हमारे साथ केंद्रीय ऊर्जा, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री पीयूष गोयल जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, एक व्यक्ति चोरी करता है और उसका खामियाजा पूरे उपभोक्ता को उठाना पड़ता है, तो बिजली चोरी रोकने के लिए आप कितने गंभीर हैं? और अकेले राजस्थान में देखिए 55,000 करोड़ का घाटा है आपको। ये 55,000 करोड़ का घाटा गत 5 वर्षों में किया गया। वसुंधरा जी की सरकार जब आई तो सबसे पहले तो उनको हैरानी हुई पता लगा कि 5 वर्ष में 55,000 करोड़ कैसे कोई भी नुकसान कर सकते हैं। पावर की चोरी की समस्या आपने बहुत सही कही। 2 आदमी चोरी करते हैं, उसका भुगतान बाकी सबको उसी शहर गांव में करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ी पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाने की हमारी कोशिश है। कोशिश ये भी है कि हम ऐसा करें कि जहाँ जहाँ लोग बिजली की चोरी रोके, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को रोकें, वहाँ से हम शुरू करें 24 घंटा बिजली देना। तो अपने आप पब्लिक में ये प्रेशर बिल्डअप हो और लोग एक दूसरे के बारे में बताएं कि कौन चोरी करता है। सर, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, यहाँ लॉसेस बहुत हैं। 50% से ज़्यादा लॉसेस हैं अगर आप देखें। ये पॉलिटिकल लीडरशिप उन राज्यों की, उनको इसके बारे में सतर्क होना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सर, आपको लगता है केवल टैरिफ बढ़ाकर बिजली का घाटा कम नहीं किया जा सकता? जरूर, इसके लिए और भी उपाय आप टैरिफ कितना भी बढ़ा दो और साथ ही साथ चोरी वगैरह होती रहे तो कोई कभी घाटा कम नहीं होगा। उल्टे आप टैरिफ को इतना बढ़ा दो कि वो अनइकोनॉमिकल हो जाए तो चोरी बढ़ेगी उल्टे। मैं समझता हूँ अगर हम एफिशिएंसी ले आए, जो गुजरात ने मॉडल किया, गुजरात ने आखिर एफिशिएंसी बढ़ाई। 1 लाख FIR फाइल हुए थे गुजरात में, आज एक कंप्लेन नहीं होती है चोरी की। सर, वन साइज फिट्स ऑल, ये फार्मूला लेकर आप राज्यों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हर राज्य को आपको अलग तरीके से डील करना है। तो ऐसा आपने कोई अलग निर्धारण किया है? मसलन पश्चिम बंगाल के साथ बहुत तानातानी आपकी है कि कोयले के भुगतान को लेकर। तानातानी है हमारी, मेरी कोई भी राज्य के साथ तानातानी नहीं। मेरे मंत्रालय में सभी राज्यों को समान दर्जा दिया जाता है। मैं अभी तक 8 राज्यों में स्वयं जाके आ चुका हूँ और डिटेल्ड घंटों 6-6, 4-4, 8-8 घंटों की रिव्यू मीटिंग्स की हैं। 9 राज्यों के साथ दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है। तो 90 दिनों में 17 राज्यों का डिटेल्ड रिव्यू हो चुका है। उसमें से 3 राज्यों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमको 24 घंटे 7 दिन बिजली देनी है हमारे सब उपभोक्ताओं को। सबसे पहले राजस्थान ने की, फिर आंध्र प्रदेश ने, फिर दिल्ली ने।
सर क्या है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है? देखिए, आपने पहले भी पाया होगा, सम्मान्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक बहुत घनिष्ठ ध्यान है, बहुत विशेष ध्यान है इस बात पे कि पर्यावरण को भी ध्यान रखा जाए। रिन्यूएबल एनर्जी का पर्यावरण के अलावा भारत की एनर्जी ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर भी बहुत प्रभाव होता है, एनर्जी सिक्योरिटी। आखिर हम कब तक कोयले को इंपोर्ट करेंगे, ऑयल को इंपोर्ट करेंगे? जितने ज़्यादा मात्रा में सौर्य ऊर्जा, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी को हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उतना हमारा फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंस भी कम होगा। तो मेरे मंत्रालय ने इस पे गत 90 दिनों में बहुत विशेष ध्यान दिया है। आप देखेंगे कि विंड एनर्जी जो 2 वर्ष से ठप पड़ी थी, 2-2.5 वर्ष से लगभग बंद सी हो गई थी, कोई लगा ही नहीं रहा था, उसके लिए एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो पिछली सरकार ने 2012 में विड्रॉ कर लिया था, उसको हमने फिर से इंट्रोड्यूस किया है। और आप पाएंगे कि अभी विंड एनर्जी सेक्टर तेजी से दौड़ेगा। सौर्य ऊर्जा में भी एक समस्या थी एंटी डंपिंग ड्यूटी की, वो बड़े खूबसूरत तरीके से सबकी सहमति से उसका समाधान हो गया है। सर, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की जो बात है, जो 50 रुपये का सेस था उसको इस बजट में बढ़ा के 100 रुपये कर दिया गया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कोयला एक तरीके से कार्बन एमिशन बढ़ाता है और रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन एमिशन जरा भी बढ़ाता नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो कोयले के ऊपर 50 के बदले 100 रुपये प्रति टन सेस करने से वास्तव में पूरे इकोसिस्टम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली इम्पैक्ट होता है। लेकिन वो जो पैसा जब आप रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते हैं तो उससे देश भर में सोलार, विंड, हाइडल, गैस, जो क्लीन एनर्जी पावर के निर्माण के केंद्र हैं, उन सबको आप एक थोड़ी बहुत वायबिलिटी गैप फंडिंग दे सकते हैं, जिससे उनका भी उत्पादन तेजी से बढ़ सकता है। मोदी जी का एक सपना है, बराबर उसका जिक्र करते रहे हैं वो, कि देशवासियों को 24 घंटे बिजली मिले। कब उनका ये सपना आप पूरा करेंगे? एकदम समय पे करेंगे। उनको जनता ने एक 5 वर्ष का मैंडेट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से, और मैंने ये कई बार कहा है कि जनता का सहयोग चाहिए कि चोरी रुकवाए, जो चोरी करते हैं उसको रुकवाए, और राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए, क्योंकि कॉन्करेंट सब्जेक्ट होने से जो भी मैं काम करना चाहता हूँ उसका जो माध्यम है वो तो राज्य सरकार है। तो अभी तक जितने राज्य सरकार से मेरी बात हुई है, बहुत एंथुजियास्टिक रिस्पांस मिला है। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि अगर राज्य सरकार एक कदम बढ़ाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 3 कदम बढ़ाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, इन 90 दिनों में जहां से आपने चलना शुरू किया और जहां तक पहुंचे, कितनी खुशी महसूस होती है? शुरू में जब एक एक चीज़ सामने आती थी तो ज़रूर थोड़े दिमाग में परेशानी आती थी कि माय गॉड, ये तो कल्पना ही नहीं थी। हम ज़रूर विपक्ष में बैठ के आलोचना करते थे सरकार की और कहते थे हालत ख़राब है, पर हालत इतनी ख़राब है ये तो सरकार में बैठ के ही समझ में आया। परंतु एक ज़रूर कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने हर वक्त हौसला बढ़ाया, उन्होंने कभी निराशा नहीं दिखाई, और उनको देख के जो प्रेरणा मिली उसको लेते लेते आज 90 दिन बाद मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि हम इन समस्याओं का समाधान ले आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के जो खुद की एक कमिटमेंट है और जो कमिटमेंट उन्होंने हम सब से भी उम्मीद की है, उसमें हम पूरे खरे उतरेंगे। पीयूष जी, ईटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास मुलाकात में आज बस इतना ही। हम अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।